हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग रियली वेल। आज हम लोग IUPAC के आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने IUPAC से रिलेटेड फंक्शनल ग्रुप्स एल्किल ग्रुप्स को हम लोगों ने देखा था। एल्किल ग्रुप्स क्या होते हैं, एल्केनिल्स ग्रुप्स क्या होते हैं और उसके नेमिंग कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बातें की थी। होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, ये भी एक छोटी सी टर्म्स थी, लास्ट हम लोगों ने जाते जाते ख़त्म किया था। आज हम लोग एक्चुअली थोड़ी सी IUPAC के बेहतर बातों पे वापस लौट के आ गए हैं, जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि सर IUPAC एक्चुअली कब से शुरू होगा। तो भैया हम लोग पिछले क्लास में अब तक फंडामेंटल्स को कलेक्ट कर रहे थे, जो मैंने बोला था कि पूरे IUPAC को ठीक है ड्राइव करने में इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आज हम लोग मेन मकसद जो था IUPAC पढ़ने का, वहाँ पे वापस आते हैं। तो एक छोटी सी हेडिंग लिखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ पुराने रूल्स को पहले देखते हैं कि पहले जब हमें IUPAC नहीं था, ओके, उससे पहले हम लोग किसी कंपाउंड का नाम कैसे करते थे। कुछ पुराने सिस्टम्स थे, IUPAC सिस्टम्स थे पुराने, कुछ नॉमेनक्लेचर के सिस्टम्स थे। उस सिस्टम्स को पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला था ट्राइवियल सिस्टम। ट्राइवियल सिस्टम क्या था, इसको समझते हैं। ये ऐसा मेथड था किसी कंपाउंड को, किसी ग्रुप को पहचानने का कि उसके सोर्स से रिलेटेड जो था उससे बारे में हम लोग बात करते थे। बोला गया इट वाज बेस्ड ऑन सोर्स स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ट्राइवियल सिस्टम जो था ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स मतलब जिससे वो मिलता है या उसकी विशेष प्रॉपर्टी के बेसिस पे उसका नाम लिखा गया। कैसे क्या, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें देखते हैं। जैसा कि हमने एक टेबल बनाया, इस टेबल में हमने एक तरफ कंपाउंड लिखे, एक तरफ उसके सोर्स लिखे, एक तरफ उसके नाम लिखे। एक एक करके समझते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए ये है HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, इसे फॉर्मिका बोला गया। ये रेड ऑन्स लाल वाली चीटियों में ये पाया जाता है। उसी फॉर्मिका के नाम पे ये आया क्या, फॉर्मिक एसिड। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें CH4 है, CH4 मार्श लिखा गया। मार्श मतलब आप समझते हैं दलदल या कीचड़, उसी के नाम से क्या इसे बोला गया, मार्श गैस। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे लिखा गया CH3OH, जिसे वुड बोला गया, बिल्कुल वुड लकड़ी। फिर इसे वुड स्पिरिट, मतलब ये एक अल्कोहल है, एक स्पिरिट है जो लकड़ी से बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे H2NCONH2, इससे आप फैमिलियर होंगे पहले से भी शायद। इसे यूरिन, जिसे बाद में यूरिया बोला गया। सिमिलरली COOH, इसे ऑक्जेलिक प्लांट में ये पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम बोल दिया गया ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। तो कुछ कंपाउंड और उसकी सोर्स से बेसिस पे हम लोगों ने कुछ इसके नाम लिख लिए। ठीक है, इसे नोट कर लिए। फिर कुछ और आगे देखते हैं। जैसे कुछ और कंपाउंड्स और उसके नाम लिखे गए हैं, उसके सोर्स लिखे गए हैं, उसको समझते हैं। इसे आप देखें CH3, CHOH, COOH, इसे लैक्टम बोला गया। लैक्टम एक एसिड होता है जो मिल्क में पाया जाता है, इन मिल्क, इसीलिए इसका नाम बोल दिया गया लैक्टिक एसिड। सिमिलरली अगर इसे देखें COOH, CHOH, COOH, इसे टार्टरी बोला गया। जी हाँ, टार्टरी, इससे बोल दिया गया टार्टरिक एसिड। ठीक है। इसे अगर आप देखें तो COOH, CH2, COH, COOH, CH2, COOH, इसे सिट्रम बोला गया, लेमन में पाया जाता है, इसीलिए इसे सिट्रिक एसिड बोल दिया गया। सिमिलरली अगर आप देखें CH3, CH2, COOH, इसे ब्यूटायरम बोला गया, बटर में पाया गया, इसीलिए फाइनली इसे बोल दिया गया ब्यूटायरिक एसिड। तो और बहुत सारे हैं, अभी हम 8-9 लिख रहे हैं, 10-15 लिख लेंगे, 25 लिख लेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा जो ये पुराना सिस्टम था हमारा ट्राइवियल सिस्टम, इसमें बहुत ही सारी मुश्किलें थी। किस तरह की मुश्किलें थी, पहले तो हमें कंपाउंड पता हो, फिर उसका सोर्स पता हो। कंपाउंड के साथ अगर हमें सोर्स रिजेंबल करते हैं, सोर्स के साथ ही हम उसके नाम के बारे में बात कर पा रहे हैं। अगर हमें सोर्स पता है तभी हम उसके नाम के बारे में बात कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, ये मुश्किल भी रहा होगा कि कब तक हम कंपाउंड के सोर्स के बेसिस पे उसका नाम लिखते रहेंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म आया अगला, जिसे हम लोग डिराइव्ड सिस्टम बोल रहे हैं।
ओके, फाइनली हम लोग अगले पार्ट पे आते हैं। दूसरे के बारे में हम लोग बात करते हैं, इसे बोला गया डिराइव्ड सिस्टम। क्या बोला गया? डिराइव्ड सिस्टम। डिराइव्ड सिस्टम में बोला गया इट वाज बेस्ड ऑन पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। डिराइव्ड सिस्टम में थोड़ा सा सुधार के बोला, कहा कि अगर आप किसी नए कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो वो उसके पेरेंट कंपाउंड का नाम आपको पता होना चाहिए। अगर पेरेंट कंपाउंड का नाम आपको पता है तो उसी से रिलेटेड आप उसका नाम लिख पाएंगे। यानी अगर मैं कुछ बोलूं, जैसे कि अगर किसी ने बोला कि इसका नाम मेरे को जानना है, किसी ने बोला कि सर इसका मुझे नाम जानना है, तो फिर किसी ने कहा कि ऐसा करो, मैं इसका नाम तो आपको बता दूंगा लेकिन पहले आप इसका नाम मुझे बताओ, इसका नाम बताओ। तो एक्चुअली ये पहले से हमें पता चल गया था कि इसका नाम होता है एसिटिक एसिड, इसका नाम एसिटिक एसिड। फिर पेरेंट का क्या सेंस था, अगर कोई इसको देखे एसिटिक एसिड को तो उसी से ये बना हुआ, अगर मैं Cl को हटा के इसको Cl को हटा के यहाँ लगा दूं तो ये भी बन जाएगा। तो इसीलिए इसको बोला गया क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। अब अगर आप देखें तो जो एसिटिक एसिड यहाँ पे है वो इसी के पेरेंट नेम से आया है, जो एसिटिक एसिड यहाँ आखिरी में आया वो इसी के नाम से आया। यानी अगर आपको इसका नाम जानना है तो इसके पेरेंट एसिड के नाम को आपको जानना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया इट वाज बेस्ड ऑन पेरेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे पहला तो ये हम लोगों ने लिख दिया, फिर किसी ने बोला कि सर इसको दूसरा बताओ, जैसे मैंने कुछ इस तरह से लिख दिया, जैसे इसका नाम मैंने लिख दिया। अच्छा, इसका नाम लिख दिया तो फिर किसी ने कहा अगर मैं Br हटा दूं तो कुछ इसका नाम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर आएगा, कुछ इस तरह से। अगर आप इसे देखें तो आप ट्रेबियल सिस्टम में इसका नाम पढ़ चुके हैं, शायद यही ब्यूटायरिक एसिड था। क्या था? ब्यूटायरिक एसिड। अच्छा, अगर ये ब्यूटायरिक एसिड आप जानते हैं तो ब्यूटायरिक एसिड से मिलता जुलता क्या इसका नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसका नाम लिखने के लिए यार क्या बोला गया, किसी ने कहा कि इस ब्रोमो को थोड़ा सा हमें रेफरेंस बोलना पड़ेगा। तो ब्रोमो को बोलने के लिए इसके रिस्पेक्ट में किसी ने इसको अल्फा बोला। फिर बोला ऐसा कि ये सर कि आप इसका नाम लिखिए अल्फा ब्रोमो, अल्फा ब्रोमो आपने लिख दिया। और लास्ट में क्या है? पेरेंट ब्यूटायरिक एसिड, अल्फा ब्रोमो ब्यूटायरिक एसिड, ऐसा लिख दिया। सिमिलरली फिर किसी ने कहा कि इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए। तो फिर से इसका नाम लिखने के लिए किसी ने इसके पुराने कंपाउंड को सोचा, जैसे ये लिख दिया। इसका नाम पुराने कंपाउंड में किसी ने एसिटल्डिहाइड बोला था, एसिटल्डिहाइड बोला था। अच्छा, एसिटल्डिहाइड से मिलता जुलता इसका नाम क्या लिखें? ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। तो फाइनली आप देख पा रहे हैं कि जब हमें किसी नए कंपाउंड का नाम लिखना पड़ रहा है तो हमें ये लॉजिक सोचना पड़ रहा है कि उसका पेरेंट कंपाउंड कौन सा रहा होगा। जो पेरेंट कंपाउंड रहा होगा उसी से मिलता जुलता, जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड था तो एक क्लोरो एसिटिक एसिड आ गया, ये ब्यूटायरिक एसिड था तो यहाँ पे हम लोगों ने अल्फा ब्रोमो ब्यूटायरिक एसिड लिख दिया। ये एसिटल्डिहाइड था तो इसका नाम हम लोगों ने ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अब फिर से वही बात मैं आपको फिर से रिपीट करूंगा कि ये भी सिस्टम कब तक चलने वाला। 3 हमने लिख दिया, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 10-20 लिख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपाउंड्स बढ़ते गए ये सारे सिस्टम एक समय के बाद फेल होते गए। लेकिन अभी भी यार एग्जाम में कभी कभी डिराइव्ड सिस्टम का यूज करके क्वेश्चन आ जाता, ठीक है। तो इसीलिए मैं इसे बता रहा हूं कि डिराइव्ड सिस्टम क्या है, ट्रेबियल सिस्टम क्या है, ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए। क्योंकि सीधे सीधे क्वेश्चन में कभी पूछ लेता है द गिवन कंपाउंड डिराइव्ड आईयूपीएसी नेम इज, ठीक है। कोई कंपाउंड दे देगा, अगर डिराइव्ड आईयूपीएसी सिस्टम इसका बताइए तो आपको ये पता होना पड़ेगा। डिराइव्ड सिस्टम जब भी आपसे पूछे तो बस यही काम करना है आपको कि उसके पेरेंट एसिड को ध्यान में रखते हुए उसका नाम लिख देना है, ठीक है। तो फिर
अब ये ट्रेबियल सिस्टम, डिराइव सिस्टम जिसे देख रहे हैं कि एक इसकी लिमिट है, एक हद के बाद ये चीज़ें नहीं हो पाती और यहाँ से मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरेट होते गए, बनते गए, तो आपको लग रहा होगा कहीं ना कहीं से फेल होना ही था। तो उसके बाद एक नया सिस्टम आया, हाँ बिल्कुल आप सोच पा रहे हैं कि IUPAC सिस्टम, दैट इज जिनेवा सिस्टम। जिनेवा सिस्टम यार जब से आया तब से पूरे ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर में एक रेवोल्यूशन टाइप का आया कि उसके बाद किसी सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसके बाद किसी नए नॉमेनक्लेचर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज तक, अभी तक हम लोग उसी सिस्टम को पढ़ रहे हैं जो IUPAC सिस्टम जिनेवा के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हम लोग उसी पे आने के लिए कर रहे थे, तो अब इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे पढ़ते हैं नया नॉमेनक्लेचर जिसे हम लोग पढ़ने के लिए इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, दैट इज IUPAC बाय जिनेवा सिस्टम। ओके, थर्ड सिस्टम पे आते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर जिनेवा सिस्टम। ये 1892 में आया था ये सिस्टम। इन्होंने शुरुआत कहां से किया इसको देखते हैं। इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू IUPAC ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इन्होंने बहुत बेसिक से बातों को स्टार्ट किया। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला भैया कि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने होंगे। अच्छा, आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते ही ये बात आपको समझ में आती है कि सब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड से, हाइड्रोकार्बन से ये सब प्रिपेयर हुए होंगे। जैसे इनका मतलब ये था कि जैसे अगर ये एथेन है, ओके, जैसे मैं इसे अभी एथेन बोल रहा हूँ, अभी हमें नहीं पता कि एथेन कैसे है, अभी बस मैं ऐसे लिख रहा हूँ। अब एथेन से अगर मैं बोलूँ तो ये इसी से बना होगा, यहाँ से एक है हटा के एक Cl लगा दिया गया होगा, ठीक है। क्लोरोएथेन, ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ। अभी आप नाम पे ज़्यादा पैनिक मत होइए, मैं चीज़ों को अभी थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँगा, फिर आपको पता चलेगा। सिमिलरली इसको देखिए, ये भी इसी से बना होगा, वहाँ से एक हटा के OH लगा दिया गया होगा, इसे बोला जा रहा है एथेनॉल। यहीं से अगर आप देखें तो इसी से ये भी बना है, 3H हटा के 2 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन लगा दिया, जिसे हम लोग एथेनोइक एसिड बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आपने इसे एसिटिक एसिड भी पढ़ा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसी से क्रिएट हो रही हैं। इसे देखिए, यहीं से एक EH हटा के CH2, एक EH हटा के COOH लगा दिया है, तो ये प्रोपियोनोइक एसिड हो गया। ऐसे इन्होंने बोला कि भैया जितने सारे आप लिखते चले जाएंगे कंपाउंड, वो कहीं ना कहीं किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ही बने हुए होंगे, इनका कहना ये है। तो हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात कि भैया जितने बने हैं वो सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बने हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब अगर आपको ये बात पता है कि सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हुए होंगे, तो मैं कुछ टूल्स बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप सबके नाम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जिनेवा सिस्टम में उन्होंने एक टेक्निक बताया। उसने बोला कि भैया ऐसा कीजिए, एक तरफ लीजिए चेन लेंथ और दूसरी तरफ लिखिए वर्ड रूट। क्या लिखिए, एक तरफ लिखिए चेन लेंथ, एक तरफ वर्ड रूट। चेन लेंथ का मतलब किसी कंपाउंड में कितने कार्बन होंगे, जैसे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये जो है C1, C2, ये नंबर ऑफ कार्बन बताएगा कंपाउंड में। अच्छा, 1 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या यूज करेंगे ये बोला गया है। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन, और सिमिलरली 10 कार्बन के लिए डेक। वैसे यहाँ पे 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए डूडेक, 13 कार्बन के लिए ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक, 16 कार्बन के लिए हेक्साडेक, 17 कार्बन के लिए हेप्टाडेक और 18 कार्बन के लिए ऑक्टाडेक, 19 कार्बन के लिए नोनाडेक
20 कार्बन के लिए आइकोस, ठीक है। ऐसे 21 कार्बन के लिए हेनिकोस, ऐसे 30 कार्बन के लिए ट्राइकेंट, ऐसे करके बहुत सारे आप 50-60 तक लिख सकते हैं, जितना आपकी इच्छा हो। लेकिन फिर से वही बात मैं बोलूँगा भैया कि चाहे आप एकेडमिक लेवल की स्टडी कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मोस्टली आपको 10 कार्बन तक की बातें होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 कार्बन, यार बहुत हो जाएगा 11-12 हो जाएगा, चलो मान लिया मैंने 15 कार्बन हो जाएगा। लेकिन अब भैया 20 है, हमने 20 तक लिख दिया फिलहाल, लेकिन अब 25 लिखूं, 30 लिखूं, 50 लिखूं तो वो थोड़ा सा इररिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि हमें जो मतलब है वो इसी की बात करनी होगी है। फाइनली यार 10 कार्बन तक अगर आप संभाल ले जाएं चीज़ों को, तो इससे ज़्यादा, इससे बड़ी बातें कभी होती नहीं, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, इसको आपको मैं बोलूँगा एटलीस्ट आप 10 तक तो याद ही कर लें, कम से कम आप 10 तक तो याद कर लें। अगर और भी इच्छा है तो आप 15-20 भी याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 तक आपको याद हो। मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ठीक है। इस तरह से आप याद हो कि कितने कार्बन के लिए वर्ड रूट कौन सा यूज हो रहा है, ये बात आपको देखनी ना पड़े, सोचनी ना पड़े, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2-3 छोटी छोटी बातें लिखी हुई हैं, आई होप कि आप पहले से जानते हो, नहीं जानते हो देख लेंगे। बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए सफिक्स जो है एन यूज करते हैं। कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए ईन यूज करते हैं। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई एम श्योर कि आप सब ये सब पहले से भी जानते होंगे। अब कुछ नोटेशंस होते हैं, उसको देखते हैं। 3 तरह के हम लोग ने यहाँ पे मेंशन किया। एक तरफ तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है, एक तरफ लिखा है कंडेंस स्ट्रक्चर, एक दूसरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसका ये सब तीनों नोटेशंस हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ C3H8, C3H8 मैंने लिखा तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा। अच्छा, इसका कंडेंस स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनाऊंगा, CH3 CH2 CH3, कुछ ऐसे बनाऊंगा, मतलब एक साथ में लिख दूंगा। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब है कुछ मैं इस तरह से लिखूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 कार्बन है और यहाँ पे एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, 3 कार्बन इस तरह से है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी बात करूँ C4H10, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे मैं लिख दूंगा। अब इसी बात को मैं यहाँ पे बॉन्ड लाइन में कुछ इस तरह से लिखूंगा। बॉन्ड लाइन में इस तरह से लिखूं क्यों? अब जरा देखिएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, जितने कॉर्नर्स होते हैं वहाँ सब पे कार्बन अरेंज है। ऑब्वियसली हर कार्बन के पास क्या होगा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन होगा, ओके। जैसे अगर बात करूँ C5H12, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 CH3। बस इसी बात को आगे बढ़ा दूंगा। देखिए, एक कार्बन यहाँ, 2 3 4 5, ठीक है। आप इसी तरीके से ध्यान रखें, अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा तो आप नंबर भी कर लीजिए, आपको पता रहेगा कहाँ कहाँ कार्बन है। सही, उसे 1 2 3, यहाँ पे मैं इसे 1 2 3 4 1 2 3 4, ये सब नंबर जो मैं कर रहा हूँ ये उस कार्बन का नंबर कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे कार्बन है, ताकि आप थोड़ा सा ज़्यादा श्योर हो पाएँ, ठीक है। इस तरह से जैसे अगर मैं बात करूँ C4H8, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से है, एल्कीन टाइप का C4H8। C4H8 का मतलब एक डबल बॉन्ड होगा कुछ इस तरह से, 1 2 3 4 1 2 3 4, कुछ इस तरह से। सिमिलरली अगर मैं बात करूं C3H4, इस तरह से अगर आप देखें तो ये अल्काइन है, ये कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से। अच्छा, इस तरह के बॉन्ड लाइन नोटेशन में सीधे सीधे एक लाइन खींच देते हैं। और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए अगर मैं बोलूं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, इसे मैंने नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 बोल रहा हूँ, तो सिमिलरली एक कार्बन यहाँ है,
एक कार्बन भैया यहाँ पे है जहाँ ट्रिपल लाइन बॉन्ड खत्म हो रहा है, और तीसरा ऑब्वियसली यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सिमिलर आपका बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और भी तरीके के बॉन्ड लाइन नोटेशन हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया होगा, कंडेंस करके लिखा होगा तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन नोटेशन अगर होगा तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसे देख लीजिए, फिर कुछ और बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिख दिए हैं, ठीक है, कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मेट में। अब मैं इसे बोलूँ कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में आप रिप्रेजेंट कीजिए। बॉन्ड लाइन नोटेशन में तो कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो कुछ इस तरह से ऐसे बना दिया 1 2 3 4। और देखिए एक ब्रांच है तो एक ब्रांच लगा दिया कुछ इस तरह से, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ इसी तरीके से ये होगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 4 कार्बन यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड एक है तो हमने एक डबल बॉन्ड भी मेंशन कर देना होगा यहाँ पे, ठीक है, एक डबल बॉन्ड मेंशन कर देना होगा। यहाँ पे अगर आप देखिए 1 2 3 3 ही कार्बन यहाँ पे है, 3 कार्बन बना दिया, ठीक है। अब इस एक कार्बन पे 2 2 मिथाइल लगे हुए हैं, आप इसको ऐसे बना दीजिए। अच्छा, कोई बोल रहा है कि सर अगर मैं इसको ऐसे बना दूं केवल, तो भैया केवल प्लस साइन बना देंगे आप, तब भी समझ में आएगा कि भैया यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, और ये सब भैया आपस में कार्बन। सिमिलरली इसको कुछ लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मैं अगर बनाऊँ सही ढंग से बहुत बनाऊँगा तो मैं कुछ ऐसे बनाऊँगा, इस तरह से बनाऊंगा। यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पे कार्बन होगा। अब मैं सही ढंग से क्यों बोल रहा हूँ भैया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा हूँ केमिस्ट्री का कि अगर आप देखेंगे तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। आई होप कि आप केमिस्ट्री अब तक पढ़ चुके होंगे जिसमें केमिकल बॉन्डिंग भी आता है। तो ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन, ये भी sp हाइब्रिडाइजेशन। ओ भैया sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री है या ये 180 डिग्री है, तो भैया यही 180 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो थीटा होना चाहिए वो 180 डिग्री होना चाहिए, सॉरी 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये वाला ज़्यादा बेटर है इससे, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ बुक में देखा ये भी मेंशन है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में देखना है तो फिर ठीक है, दोनों बातें सही है। तो किसी कंडेंस स्ट्रक्चर के साथ उसका बॉन्ड लाइन नोटेशन ये बहुत ही ऑब्वियस है और आपको आना चाहिए इसे, ठीक है। तो कुछ और आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम लोग आ गए हैं IUPAC नेमिंग के रूल पे। पहली बात मैं आपको बता दूं, उसमें बहुत सारे रूल आने वाले हैं, बहुत सारे रूल्स आने वाले हैं। तो इसमें इस बात से पैनिक नहीं होना है कि सर ये सारे रूल्स मुझे याद करने होंगे क्या। भैया कोई याद नहीं करता, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये कोई याद नहीं करता। बार बार प्रैक्टिस करते 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 रूल्स जो है माइंड में सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो रूल फॉर IUPAC ने में सबसे पहला रूल लिखते हैं। फाइनली हम लोग बात करते हैं रूल्स पे। जैसे कुछ रूल्स बहुत ही बेसिक हैं, हम लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोग पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक एक करके समझते हैं। मैंने शुरुआत में ही बोला भैया रूल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो आप पैनिक नहीं होंगे कि सर इतने सारे रूल्स जो आप लिखा रहे हैं सब याद करने या नहीं। सब याद नहीं करने होते हैं यार, थोड़ी प्रैक्टिस करने के साथ साथ तुरंत अपने आप माइंड में आ जाता है। तो सबसे पहला रूल एज यूजुअल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज ए मेन चेन। सबसे पहली बात यह है कि किसी कंपाउंड का नाम लिखने के लिए उसमें कार्बन चेन की नंबरिंग करनी होती, उसके हिसाब से कह रहा है ऐसी नंबरिंग कीजिए जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आए, ठीक है, ओके। दूसरी बात कह रहा है साइड चेन ऑलवेज रिटन बिफोर द मेन चेन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कह रहा है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद अगर उसमें कोई ब्रांच है, ठीक है, तो उस ब्रांच को या साइड चेन को ब्रांच भी बोल सकते हैं, ब्रांच को या साइड चेन को पहले लिखेंगे मेन चेन से। ये 2 पॉइंट क्या बताते हैं, इसको पहले हम लोग लिखते हैं, समझते हैं क्या है। जैसे ये एक हमने कंपाउंड लिखा, अच्छा इस कंपाउंड में कोई बोल रहा नंबरिंग करने के लिए, तो मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग किया। अच्छा किसी के दिमाग में उसी समय आ रहा कि सर आपने ऐसे नंबरिंग किया, मैं कुछ ऐसे करना चाहता हूँ,
कुछ इस तरह से नंबरिंग करना चाह रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। जरा देखिएगा इसी कार्बन चेन को, इसी कंपाउंड को एक नंबरिंग ये हो, एक नंबरिंग ये है। अब जरा बताइए कि इन दोनों नंबरिंग में अपन लोग के पास सही वाली नंबरिंग कौन है? ये वाली नंबरिंग सही है या ये वाली नंबरिंग सही है? तो जरा देखिएगा इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोला गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो सेलेक्ट कर लिया हमने। ये इसमें भी क्या है, 7 कार्बन है। इसमें भी कितना है, 7 कार्बन है। अच्छा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या और किसी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 7 से ज़्यादा है? तो अगर आप देखें तो अब ऐसा कोई कार्बन चेन नहीं होगा, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं होगा जिसमें 7 से ज़्यादा है। अच्छा, अब इसमें बताइए कौन सी बात सही है, मतलब कौन सी नंबरिंग अपन लोगों की सही है? तो फिर जिन लोगों को पहले से कुछ आइडिया रहा होगा वो कह देंगे सर ये वाली नंबरिंग अपन लोगों की सही है और ये वाली नंबरिंग गलत है। वो किस बेसिस से बोल पा रहे होंगे? वो इस बेसिस से बोल पा रहे होंगे कि सर एक रूल हम और जानते हैं कि अगर दोनों तरफ से नंबरिंग सेम कार्बन की आ रही हो, मैंने बोल रहा हूं कि दोनों तरफ या एक से ज्यादा नंबरिंग करने पे सेम कार्बन की पैरेंट चेन आ रही है, तो वो पैरेंट चेन अपनी प्रिंसिपल पैरेंट चेन होगी जिसमें से ज्यादा ब्रांच या साइड चेन आए। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो इसमें केवल क्या आया, एक साइड चेन आया, ये एक ब्रांच आया। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो कितने ब्रांच आए, 2 ब्रांच आए या 2 साइड चेन आए। ठीक है, तो अब ये एक बात हमें और समझ में आया कि अगर किसी कंपाउंड के ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल वे हो सेम नंबर के कार्बन चेन को कंसीडर करने के, तो उस कार्बन चेन या उस प्रिंसिपल कार्बन चेन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे एज ए मेन चेन जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस या नंबर ऑफ साइड चेन ज्यादा हो। इसे आप नोट कर लीजिए और आप मेंशन कर लीजिए कि ये वाला गलत है और ये वाला सही। तो अभी हम लोग जैसे नंबरिंग में हम लोगों ने देखा कि उस नंबरिंग को हम लोगों ने मेन चेन सेलेक्ट किया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांच आ रहे थे। उसी के हिसाब से एक पॉइंट हम लोगों ने लिखा है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन और ब्रांचेज इज सेलेक्टेड एज ए मेन चेन। बोला गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वो कार्बन चेन होगा जिसमें मैक्सिमम साइड चेन या ब्रांचेज हो। ठीक है, अगले बात पे आते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं, इसी में अगली बात पढ़ते हैं। बोला गया है द कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इन द मेन चेन इररिस्पेक्टिव द लेंथ ऑफ कार्बन चेन बिकम स्मॉल। ये बोल रहा है कि अगर किसी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो वो फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल कार्बन चेन से डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए के बावजूद अगर लेंथ ऑफ कार्बन चेन छोटी हो जाए। ओके, जैसे अब मैंने 2 कंपाउंड, एक्चुअली एक ही कंपाउंड को मैंने 2 बार लिखा है, मैं चाहता हूं उसमें आप नंबरिंग करें। अगर आप नंबरिंग करेंगे तो आपको दिमाग में एक तरीका से यह आ रहा होगा कि मैं नंबरिंग कुछ इस तरह से कर दूंगा, इस तरह से नंबरिंग कर दूंगा। इस तरह से नंबरिंग करने से आपको मिला कि 7 नंबर की कार्बन चेन मिले। अच्छा, दूसरा मैं सोच रहा हूं मैं इस तरह से कुछ नंबरिंग कर दूं, 1 2 3 4 5। इस तरह से हमने नंबरिंग किया तो इसमें 5 ही कार्बन की प्रिंसिपल चेन मिली या मेन चेन मिली, इसमें 7 कार्बन की मेन चेन मिली। अच्छा, मैं अब जानना चाहता हूं कि इन दोनों में कौन सी नंबरिंग एक्चुअली में सही है। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो अपना फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से अपना फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन मेन चेन का हिस्सा नहीं है। जबकि इसमें अगर आप देखें जो फंक्शनल ग्रुप OH जुड़ा हुआ है जिस कार्बन से, वो कार्बन प्रिंसिपल चेन का हिस्सा है। तो इसी तरीके से ये नंबरिंग गलत है और ये नंबरिंग सही है। ध्यान दीजिएगा, इसी तरीके से नंबरिंग सही है और ये नंबरिंग गलत है। अभी हम लोग केवल नंबरिंग करना सीख रहे हैं, अभी हम लोग कोई IUPAC नाम लिखना सीख नहीं रहे हैं। कुछ नंबरिंग करने का ऑर्डर हमें पता चल जाए उसके बाद हम लोग नाम लिख लेंगे। इसे आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक जितना सीखा उसके बिहाफ पे अगर हम लोग इस चारों कंपाउंड का कुछ नाम लिखें, IUPAC नाम लिखें, तो जरा प्रयास कीजिए क्या आएगा। सबसे पहला नंबरिंग। अच्छा, हम नंबरिंग देखिए आपको करना 1 2 3 4 5। अगर आप देखें तो यही आपका प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, यही आपका क्या होगा, प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा।
क्योंकि ये 5 कार्बन से बड़ी लेंथ कार्बन की चेन बन नहीं सकती। अच्छा, अब हम नाम लिखना चाहते हैं इसका। अच्छा, इस कार्बन चेन में क्या कोई ब्रांच भी है? तो अगर आप देखेंगे तो आपको इस तीसरे नंबर पे एक ब्रांच नजर आ रहा होगा, जिसे आप साइड चेन भी बोल सकते हैं। तो अपना रूल कहता है कि साइड चेन ऑलवेज रिटन बिफोर द मेन चेन। तो साइड चेन क्या है भैया? मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। क्या लिख दिया अभी तक आपने? साइड चेन लिख दिया। अब मेन चेन लिखेंगे। कितने कार्बन का मेन चेन है? 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है? पेंट। क्योंकि सेचुरेटेड है तो ये हो जाएगा एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन बता रहा है ब्रांच की, ये ब्रांच है और ये आपका वर्ड रूट है और ये आपका लास्ट में जो सफिक्स लगाया वो है। ठीक है, इसके लिए भैया बहुत से लोग, बहुत सी किताबें, बहुत सी जगह पे कुछ फॉर्मूला लिखा दिया जाता है, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, फिर सेकेंडरी सफिक्स। मैं इस तरह के कोई भी फॉर्मूले, कोई भी जुगाड़ में लिखवाना नहीं चाह रहा था कि आप बार बार उस पर फोकस करने की बजाय आप सीधे टेक्निक्स पे काम करें। तो आपने लिखा 3 मिथाइल पेंटेन। ठीक है, अब आपने 3 को पोजीशन बता दिया, मिथाइल को सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच बोल दिया, पेंट जो है वर्ड रूट है और एन आपका उसका सफिक्स। इसमें जरा देखिए, इसमें आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इसमें आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे आया, 1 2 3 4 5 ऐसे आया। अब कौन सी नंबरिंग सही है? तो अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ये नंबरिंग करते हैं तो आपको केवल एक ब्रांच मिलता है, लेकिन आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 तो आपको ब्रांचेस ज़्यादा मिलते हैं। तो आपकी जो सही नंबरिंग है कुछ इस तरह से है 1 2 3 4 और ये 5। आपने नंबरिंग कर दिया। अब नंबरिंग करने के साथ साथ वही तरीका कि जो साइड चेन या ब्रांच है उसको पहले लिखेंगे। ब्रांच कौन कौन से हैं इस बार अगर आप देखेंगे तो एक ब्रांच यहाँ पे है, एक ब्रांच यहाँ पे है। अब इन दोनों ब्रांच में दोनों सेम तो है नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है? ये इथाइल है, ये क्या है? मिथाइल है। अब इथाइल मिथाइल में मैंने बोला था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? इथाइल। विथ पोजीशन क्या लिख दिया आपने? 3 इथाइल लिख दिया। फिर क्या लिख दिया? 2 मिथाइल लिख दिया। ये आपने क्या अभी तक लिख दिया? अभी आपने साइड चेन लिख दिया विथ पोजीशन। अब आपको पेरेंट चेन लिखना है या मेन चेन लिखना है, वो क्या है? पेंटेन। लिख लीजिए आराम से। सिमिलरली इसका जरा नाम लिखने का प्रयास कीजिए इस कंपाउंड का। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी आप नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 तो 5 ही कार्बन की आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है। तो नंबरिंग कर लिया 1 2 3 4 5। ये आप हमने प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट कर दिया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें एक ब्रांच यहाँ पे लगा हुआ है और उसी पे एक ब्रांच और लगा हुआ है। अच्छा, ये दो ब्रांच जो लगे हुए हैं अलग अलग है कि सेम है? तो आप देख पाएंगे कि ये दोनों क्या है? सेम है। ये भी इथाइल है और ये भी इथाइल है। तो क्या लिखें बताइए? 3,3 क्योंकि 3 पे 2 बार आया, 2 बार आने के लिए क्या लिखते हैं? डाई। क्या रिपीट कर रहा है? इथाइल। तो 3,3 डाई इथाइल। मेन कार्बन चेन कितने की है? 5 कार्बन की। तो क्या लिख देंगे? पेंटेन। इसमें जरा देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कहीं से भी आप नंबरिंग करेंगे तो इसमें 5 कार्बन की चेन इसमें भी आपको नजर आएगी और उसमें ब्रांचेस भी आपको सेम नंबर ही रिपीट मिलेंगे 3 4 5। अब इसमें आप देखिए दूसरे नंबर पे भी ब्रांच है, तीसरे पे भी है और चौथे पे ब्रांच है। लेकिन जो 3 ब्रांचेस आपको नजर आ रहे हैं तीनों के तीनों अगर आप देखेंगे तीनों सेम है। तीनों के तीनों क्या है? मिथाइल। तो क्या लिख देंगे इसका? 2,3, 4 व्हाट? ट्राई मिथाइल पेंटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। सबसे पहला काम होगा हमें नंबरिंग करना। नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की जो पॉसिबल हो सके। ठीक है, और उसके बाद साइड चेन को पहले लिखेंगे मेन चेन से, कुछ इस तरह।
जैसे एक छोटा सा हमने क्वेश्चन लिखा है, राइट डाउन द IUPAC नेम फॉलोइंग अल्फ़ाबेट। ये कुछ इंग्लिश वर्ड के अल्फ़ाबेट कुछ लिखे गए हैं, इसके IUPAC नेम आपसे पूछा गया है। तो ज़रा देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये सब बॉन्ड लाइन अगर नंबरिंग करना चाहें तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन इसमें बन गई। अच्छा, अगर तीसरे नंबर पे देखें तो एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं 3 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। सिमिलरली आप इसमें देखिए, इसमें अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 तरीके की नंबरिंग इसमें पॉसिबल है। लेकिन करेंगे कहाँ से नंबरिंग यार? नीचे से करेंगे 1 2 3 4। अच्छा, ऊपर से क्यों नहीं किया 1 2 3 4? क्योंकि यहाँ तीसरे नंबर पे साइड चेन या ब्रांच मिल रहा है, यहाँ से दूसरे नंबर पे। अगला रूल हम लोग यही पढ़ेंगे कि जब नंबरिंग दोनों तरफ से सेम आए तो उस तरफ से नंबरिंग करते हैं जिस तरफ से साइड चेन या ब्रांच पास में मिले। तो इसके लिए क्या लिख देंगे बताइए? 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। जरा इसमें देखिए, ये H है अल्फ़ाबेट का, इसका जरा देखिए नंबरिंग कीजिए, कहीं से भी आप कर दीजिए 1 2 3 4। हमने इस तरह की नंबरिंग कर दी। अब इस तरह की नंबरिंग में देखिए दूसरे और तीसरे नंबर पे क्या नजर आया? मिथाइल। तो क्या लिख देंगे? 2,3 डाई मिथाइल वर्ड रूट ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। इसमें जरा देखिए, इसमें 1 2 3 1 2 3, कहीं से भी आप नंबरिंग करें इसमें भी आपको 3 ही तरह के 3 ही नंबर के कार्बन चेन मिलेंगे लॉन्गेस्ट, जिससे हम अल्फ़ाबेट के को लिख रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 2,2। देखिए दूसरे पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो पहले तो अगर आप देखें तो सब के सब क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं कि नहीं? सब के सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह की हम लोग नंबरिंग करके इस तरह से उसका नाम लिख देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले रूल पे आते हैं, 5th नंबर पे। इफ अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ इज प्रेजेंट एट टर्मिनल कार्बन, then numbering always done from the double bond terminal carbon। ये रूल कह रहा है कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों टर्मिनल से प्रेजेंट हो तो नंबरिंग हमेशा डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन से होगा। ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। लोगों से गलतियां हो जाती, मैंने देखा है अच्छे लोगों से गलती लोग कर देते हैं, जिनको प्रियॉरिटी पता नहीं होता, उनको ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो अगर देखें 1 2 3 4 1 2 3 4, कहीं से भी करें नंबरिंग 4 कार्बन की ही आएगी। लेकिन जो IUPAC सजेस्ट करती है वो कहती है भैया नंबरिंग आप कहाँ से करें? डबली बॉन्डेड कार्बन से। इस तरह से नंबरिंग की जो आपकी है वो सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट 1 इन 3 आइन। एक बात और ध्यान रखना है, इन के लिए हम क्या लिखते हैं? ENE पूरा लिखते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आए तो इन से लास्ट में ई नहीं लिखते, केवल इन ही लिखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, फिलहाल ऐसा कभी आएगा नहीं कि एक ऑप्शन में ENE भी लिखा हो, एक ऑप्शन में केवल इन लिखा हो, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखेंगे इस बात का। ब्यूट 1 इन 3 आइन, कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर किसी किसी के दिमाग में आता है सर अगर सिचुएशन कुछ ऐसी हो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, सर सिचुएशन अगर ऐसी हो तब क्या करें? तब भी क्या हम यहीं से नंबरिंग करेंगे, इधर से ही? मैंने बोला था यार रूल में कि टर्मिनल्स पे हो। इधर भी अगर देखिए तो किनारे हैं, टर्मिनल मतलब किनारे, इधर भी देखें तब भी किनारे। लेकिन यहाँ पे टर्मिनल में केवल ट्रिपल बॉन्ड है, इंटरनल है डबल बॉन्ड, तो इस केस में यार हम ट्रिपल बॉन्ड से ही नंबरिंग करेंगे।
ठीक है, इस तरह से। अब इसके हिसाब से क्या लिख देंगे हम लोग नाम, पेंट 3 इन 1 आइन, ठीक है, इस तरह से नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, जैसे पढ़िएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम। कह रहा है जो 4 ऑप्शन लिखे गए हैं इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें लेफ्ट से राइट जाने पे हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा। हाइब्रिडाइजेशन आपने केमिकल बॉन्डिंग में ऑब्वियसली पढ़ लिया होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो इतना आप जानते भी होंगे। sp भैया किस किस कार्बन का होता है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का, इसका इतना मैं भी बता चुका हूं आपको। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का जो होता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, वो sp होता है। डबल बॉन्ड का अगर आप देखेंगे तो sp2 होता है। तो इसमें सारे के सारे कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं लिख दूं आपको, तो आप देखिए यहाँ पे है sp, इसका भी sp, इसका भी sp और इसका भी sp, सबका sp है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसका भैया sp2 है, इसका sp2 है, इसका sp हाइब्रिडाइजेशन और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन। सिमिलरली इसमें भी सारे एटम का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस कार्बन का sp3 है, sp2 है, इसका भी sp2 और इसका भी sp3। तो जरा देखिए जो ये सीक्वेंस दिया गया है वो सीक्वेंस किस में मैच कर रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो दूसरे वाले ऑप्शन में ये सीक्वेंस मैच कर रहा है। तो कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आप इसे देख लीजिए कि ये आप ही के एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया था, ठीक है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे छोटे टर्म्स हर जगह पे यूज होते हैं। तो इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया गया है। आई एम डैम श्योर कि आप यार हाइब्रिडाइजेशन को थोड़ा बहुत जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग थोड़ी बहुत आती है आपको कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये मैं आदमी के चल रहा हूँ, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 5 6 7, इसमें भी 7 कार्बन की पैरेंट चेन है। अच्छा, अब दोनों में से दोनों की नंबरिंग तो सही है नहीं, किसी एक की सही होनी है। अब जरा सम ऑफ पोजीशन देख लेते हैं। इसमें अगर सम ऑफ पोजीशन दे देंगे तो 3 आया प्लस 5 आया, मतलब यहाँ पे सम ऑफ पोजीशन 8 आया। इसमें अगर आप देखें तो 3 पे आया है, 5 पे है, इसमें भी सम ऑफ पोजीशन 8 आया। यार दोनों में अगर सम ऑफ पोजीशन सेम आए और डिफरेंट टाइप की नंबरिंग आए तो इस केस में अल्फाबेटिकल वाला ऑर्डर सही होगा। इसमें अगर आप देखें तो 3 नंबर पे क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। क्या आ रहा है, 3 मिथाइल आ रहा है, ठीक है। और क्या आ रहा है, 5 इथाइल आ रहा है, ठीक है। जबकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें आ रहा 3 इथाइल आ रहा है, ठीक है। 3 इथाइल 5 मिथाइल आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में ये वाला नाम सही है, ये वाला गलत है। 3 इथाइल 5 मिथाइल व्हाट, हेप्टेन, हेप्टेन। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये वाली नंबरिंग सही है। अल्फाबेटिकल को कंसीडर करेंगे, ये वाली गलत है, ठीक है, ये वाली सही है। यहाँ पे शुरू में मिथाइल आ रहा है और यहाँ पे शुरुआत में क्या आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो इथाइल का ई देखिए पहले है और मिथाइल का एम जो है वो बाद में आता है अल्फ़ाबेटिकल में। तो इस केस में अल्फ़ाबेटिकल को कंसीडर करते हुए हम नंबरिंग करेंगे, मतलब मिनिमम पोजीशन पे ऐसा सब्स्टिट्यूएंस हो जो अल्फ़ाबेटिकली आगे हो दूसरे वाले से, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अगला रूल क्या कहता है देख रहे हैं, इफ मोर देन one functional group are present then senior group is named as suffix and junior group name as prefix। बोल रहा है अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखा जाएगा, सफिक्स, और जूनियर फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स। अब ये सीनियरिटी
जूनियरिटी हम लोग सीनियरिटी टेबल के हिसाब से डिसाइड करेंगे, जो कि हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सीनियरिटी और जूनियरिटी क्या होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है, जूनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग उनका प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है। अभी इस रूल को समझने के लिए मैं अपने तरफ से तो बता दे रहा हूँ। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH है, ये NH2 है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड, ओइक एसिड होता है, ठीक है। और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोक्सी, क्या होता है, कार्बोक्सी होता है। सिमिलरली NH2 का जो सफिक्स होता है वो होता है एमीन, और जो इसका प्रीफिक्स होता है वो होता है एमीनो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, अभी मैं सबको एक साथ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसका एक टेबल बनवाऊंगा आपको, फिर वहाँ पे ज़्यादा पता चलेगा। जैसे OH है, अगर बात करूँ OH के सफिक्स की तो इसके लिए ऑल लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ इसके प्रीफिक्स की तो इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है। तो यही बताने का प्रयास किया गया है कि अगर किसी कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो जो सबसे सीनियर फंक्शनल ग्रुप होता उसका सफिक्स लिखते हैं, बाकी सेकेंडरी या जूनियर फंक्शनल ग्रुप को क्या लिखते हैं, उसका प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है। इसे देख लीजिए, फिर एग्जाम्पल में इसी बात को समझते हैं। जैसे अभी हम लोग लास्ट रूल्स जो हम लोगों ने पढ़ा था 8, उसकी बेसिस पे हमने एग्जांपल पिक किया है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, COOH और NH2। इसमें भी दो फंक्शनल ग्रुप है, OH और NH2। ऑब्वियसली अगर दो फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों सेम सीनियरिटी के तो होंगे नहीं, एक सीनियर होगा एक जूनियर होगा। सीनियरिटी टेबल फिर से मैं बता रहा हूँ कि अभी मैंने सीनियरिटी टेबल नहीं लिखा है, अगली क्लास में सीनियरिटी टेबल मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, फिर उस आसानी से आप जान पाएंगे कौन सीनियर फंक्शनल ग्रुप है और कौन जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अभी मैं बता दे रहा हूँ कि COOH यहाँ पे सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, NH2 जूनियर है, यहाँ पे OH सीनियर है और NH2 जूनियर है। तो ऑब्वियसली हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे COOH को नंबर 1, इसको 2, ये 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका सफिक्स लिखा जाएगा, ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्या लिखा जाएगा, प्रीफिक्स। तो जरा बताइए क्या लिखें NH2 के लिए। NH2 के लिए लिखेंगे 4, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, एमिनो, 4 एमिनो व्हाट, हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। जरा आप आराम से इसको देख लीजिए, हमने 4 नंबर पे NH2 लगा हुआ है तो उसका क्या लिख दिया, उसका हम लोगों ने लिख दिया प्रीफिक्स। और ये जरा देखिए हमने हेक्स क्या लिखा, हेक्स बता रहा नंबर ऑफ कार्बन चेन वर्ड रूट, हेक्सेन जो हम लोगों ने लिखा, ठीक है। हेक्स बता रहा कार्बन चेन, एन बता रहा क्या, एन बता रहा हम लोगों का नंबर ऑफ सैचुरेटेड कार्बन के बारे में बता रहा। यार ओइक एसिड फिर हमने लिखा यहाँ पे, क्योंकि COOH का क्या लिखना है हमें, सफिक्स, सॉरी प्रीफिक्स लिखना है इसका, या एग्जैक्टली सफिक्स लिखना है, इसीलिए हम लोगों ने लिख दिया इसका ओइक एसिड। तो इसका पूरा नाम क्या लिखा, 4 एमिनो हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। जरा इसमें देखिए अब क्या लिखना है, इसमें OH को मैंने बोल दिया कि ये सीनियर है, सीनियर है तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सर किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर कि ANE होता है एन की, तो आपने ई हटा दिया है, ओइक एसिड लिख दिया है। बेटा ये भी एक रूल होता है, फिर मैं उसे बताऊंगा कि जब प्राइमरी सफिक्स भी आखिरी से ई से शुरू हो, ठीक है, और दूसरा वाला भी कोई वोवेल से शुरू हो, तो ध्यान दीजिएगा पहले वाले वोवेल का ई हम लोग ड्रॉप कर देते हैं। जैसे एन आया तो ANE आया, ओइक एसिड का O आया, ई और O दोनों भी वोवेल्स हैं तो ई को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, फिर ओइक एसिड लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जैसे देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोगों ने, यहाँ पे मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 5 एमिनो, 5 एमिनो, फिर क्या 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, फिर पेंटेन, देखिए पूरा मैं पेंटेन 1 ऑल नहीं लिख रहा हूँ। अब देखिए ये जो ई है और ये ओ है, दोनों क्या हैं, वोवेल्स हैं, तो यहाँ से हमें ई को ड्रॉप करना होगा,
यानी यहां से सही नाम अगर लिखें तो 5 एमिनो 4 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 9th रूल क्या लिखा पड़ता है? इन सर्टेन केस इफ लास्ट 2 वॉवेल्स कम टूगेदर, लास्ट 2 वॉवेल कम टूगेदर देन वी रिमूव फ्रॉम एल्केन ई एट लास्ट। ये क्या कह रहा है जरा समझिएगा। अब जैसे यही हमें नाम लिखना है, अब इसका नाम लिखना है तो नंबरिंग कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ। नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन की पैरेंट चेन लिख दिया। एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स लिखते आगे बढ़ जाएंगे। तो हम लोग को लिखना क्या चाहिए? ब्यूटेनोइक एसिड। जरा देखिए क्या लिख दिया? ब्यूटेनोइक एसिड। अब देखिए अगर ढंग से देखिए तो ब्यूटेन के आखिरी में ई आया, ब्यूटेन के आखिरी में ई आया, और सफिक्स जो स्टार्ट हुआ उसका भी पहला वर्ड क्या है? वॉवेल्स है। तो यही रूल बता रहा है कि अगर लास्ट 2 वॉवेल, बोल रहा है लास्ट 2 वॉवेल्स, देखिए लास्ट 2 वॉवेल यानी एल्केन का लास्ट वाला वॉवेल और सफिक्स का पहला वाला वॉवेल, अगर ये दोनों साथ में आए तो बोल रहा है एल्केन का जो आखिरी में ई है उसको ड्रॉप कर देंगे, यानी इस ई को हमें हटा देंगे। तो इसका सही नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूटेन ओइक एसिड। अब इसका साथ में क्या पढ़ते हैं? ब्यूटेनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा ई नहीं होगा, यानी इस हिसाब से अगर नाम लिखा जाएगा तो ये सही होगा और ये गलत होगा। सिमिलरली जरा इसके देखिए, इसका नाम कुछ इस तरह से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो फंक्शनल ग्रुप के साथ नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं? इसका नाम लिख सकते हैं प्रोपेन 1 ऑल। अब जरा देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है? प्रोपेन का देखिए जो लास्ट में ई आया और ऑल का ओ आया, दोनों के दोनों वॉवेल हैं, तो इसको सुधार के लिखने की जरूरत है। क्या? प्रोपेन 1 ऑल। ध्यान दीजिएगा ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई आया है और ये सही है। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं, जैसे ये मैं ले रहा हूं, अगर एक एग्जांपल और ले लूं, इसको जरा देखिए। इसमें क्या है? COOS से अगर हम लोग नंबरिंग करें तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या लिखा जा सकता है? 4 कार्बन है तो क्या लिखेंगे? ब्यूट क्या 2 इन 1 ओइक एसिड। क्या यही लिखेंगे? ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अब अगर आप देखें तो यहाँ से ई और यहाँ से ओ दोनों साथ साथ आ रहे हैं, तो फिर से ये ई को हमें हटाना पड़ेगा, यानी क्या लिखेंगे? ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। अच्छा, कोई ऐसे भी लिख सकता है, मैं इससे भी ऐसे भी लिखा जाना चाहिए, दोनों भी बातें सही है। ब्यूट 2 इनोइक एसिड। ध्यान दीजिएगा ये दोनों बातें सही है, ये दोनों बातें सही है, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें यही समझना है कि ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें। ये भैया छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलती करा सकती है, ये आपको हटाना होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलतियां मानी जाती है, इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, देखते हैं 10th अगला रूल क्या है। मैं फिर से बोल रहा था यार कि मैं नंबरिंग नहीं करना चाह रहा था कि 1 ये रूल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, क्योंकि अभी तक आपको 10 रूल समझ में आ रहे हैं छोटे छोटे। अब ये 10 किसी के दिमाग में 10 रूल हो गए, 10 याद कैसे करना? फिर से मैं बोल रहा हूँ ये याद नहीं करना होता भैया, ये बार बार यूज करेंगे आप। 1-2 क्लास के बाद अपने आप किसी रूल को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 रूल नंबर जो ये अगला है उसको क्या कह रहा है जरा समझते हैं। बोल रहा इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड इज रिपीट देन एल्क बिकम एल्का। देन एल्क बिकम एल्का, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है? जैसे मैं समझाता हूं, जैसे आपको इस तरह से मैं दे दूं, ठीक है, कोई इस तरह से कंपाउंड आपको दे दूं, ठीक है। अब इस तरह के कंपाउंड में अगर आप देखें तो नंबरिंग कुछ इस तरह से 1 2
3 4। अब इसमें देखिए 4 कार्बन की पैरेंट चेन बनी है, इसमें डबल बॉन्ड 2 बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर कोई बोले तो ऐसा लिख सकता है ब्यूट 1,3 डाईईन, ऐसे लिखे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये अगर किसी ने लिखा तो ये गलत हो जाएगा। क्या बोला गया है? एल्क बिकम एल्का। ओके, एल्क क्या है यहाँ पे? ब्यूट, ब्यूट बिकम ब्यूटा, एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1,3 डाईईन। तो ये नंबरिंग आपकी सही है। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे देखिए 2 बार आगे से ज्यादा, मैं 3 बार मैंने रिपीट कर दिया। अब इस केस में क्या, अब मैंने बोला कि रिपीट कर जाइए, नहीं बोला कि 2 बार आए या 3 बार आए या 4 बार आए। मतलब अगर रिपीट कर रहा है तो उस केस में ये बातें होल्ड करेंगी। तो जैसा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑक्ट लिखेंगे, तो लिखेंगे ऑक्ट या ऑक्टा, एग्जैक्टली इस बार मैं सही लिख रहा हूँ। ऑक्टा व्हाट? 2,4,6 ट्राईईन। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टा 2,3 ट्राईईन। ये हमने बिल्कुल सुधार के लिखा, बिल्कुल सही लिखा, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हो आप, अगर आपको लिखना हो तो कुछ ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6। क्या लिखोगे? हेक्स या हेक्सा? हेक्सा 2,4 डाईईन। ठीक है, तो हम लोगों ने आज छोटे छोटे बेसिक्स, रूल्स के बेसिक्स पे हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए और कुछ रूल को भी सीखा। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो आप ये 10 रूल को आराम से पढ़ के आएंगे, इससे प्रैक्टिस करके आएंगे। और जैसा कि मैंने बोला था कि जो आपके पास असाइनमेंट अवेलेबल हो चुका है, आई होप अब आपके पास अवेलेबल हो चुका होगा, उस असाइनमेंट से आप मिलता जुलता क्वेश्चन भी ट्राई करने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अभी तक हम कुछ फंक्शनल ग्रुप को अपने तरफ से लेके उससे याद करने का प्रयास कर रहे थे। अगली क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप की पूरी टेबल को इंट्रोड्यूस करेंगे। किस फंक्शनल ग्रुप की किस तरह की सीनियरिटी है, कौन कितना सीनियर है, कौन कितना जूनियर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उस फंक्शनल ग्रुप के रिलेटिवली उसमें क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है, इसको भी लर्न करेंगे। तो आज की क्लास इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर पेशेंस टू कीप वॉचिंग।